हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट। आई होप आप जानते हैं 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इसी की डीपीपी जो कि बेसिकली बेस्ड है क्रैमर्स रूल्स। तो आखिरी डीपीपी और जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, जितने भी बेसिक्स अभी तक हमने कंसोलिडेट किए हैं, उन सभी पर बेस्ड ये एक डीपीपी है जिसका सोल्यूशन आज हम देखेंगे। आई होप आप सभी ने ये टीपीपी प्रैक्टिस कर ली है, इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। इन केस अगर नहीं किए हैं तो सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर के दौरान भी आप स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करिए और फिर ही सोल्यूशन देखिए, ऐसा मैं पर्सनली आपको रेकमेंड या एडवाइस कर रहा हूँ। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरा यकीन है आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो आईआईटी जेई का प्लेटफॉर्म है, ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और इसी के साथ साथ कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईआईटी जेई, नीट, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ऐसे हर सेगमेंट, हर सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हम ये इंश्योर करते हैं कि आपको आईआईटी जेई मॉड्यूल में ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर की जाती हैं। हम इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना कर दें, यानी बहुत ही थरो, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, ताकि आप डिटेल में हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को समझ पाएँ। उसी टॉपिक को कंसोलिडेट करने के लिए आपके लिए डीपीपी लाई जाती है, ताकि वो डीपीपी को देखकर आप और प्रैक्टिस कर पाएँ, उससे और कंसोलिडेट कर पाएँ। डीपीपी ना सिर्फ प्रोवाइड की जाती है बल्कि डीपीपी का भी वीडियो सोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, जैसा ये फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ हमारी कोशिश है कि हम आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं। तो हम आईआईटी जेई मेंस और एडवांस की अच्छी कंसोलिडेशन के लिए, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का एक्सपोजर आपको देने के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी लेकर आ रहे हैं। यानी हर क्वेश्चन, हर चैप्टर पर 1500 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, जो कि आप वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हो। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे सबसिक्वेंटली, और इसी के साथ साथ आप हमसे अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा आस्क योर डाउट, या फिर आप चाहें तो हम ही से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आस्क योर डाउट लिंक है, उस पर क्लिक करके अपने डाउट्स फॉरवर्ड करके रिजॉल्व करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्लान किए जा रहे हैं, जिन्हें आप देकर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। आपको वक्त वक्त पर हर चीज़ को लेकर हम लोग गाइडेंस देते रहेंगे, हर वो चीज़ जो आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, ताकि आप पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएँ। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि आपके लिए चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी हम क्रिएट करेंगे, यानी एक प्रिसाइज, एक क्रिस्प टू द पॉइंट वन शॉट रिवीजन, जिसे देखकर आप अच्छे से अपना पूरा पेपर दे पाए और अपने एग्जाम को अच्छे से कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाए। आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, यानी कि जेई मेंस और जेई एडवांस की मॉक टेस्ट सीरीज, ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएं और कंसोलिडेटेड मैनर में अपने एग्जाम को दे पाएं, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो और आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करें। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को दिखाई दे रहा है। साथ में अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट्स, बड़ा ही शानदार सा, सिंपल सा, सॉर्टेड सा क्वेश्चन है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि मैट्रिक्स ए का ट्रेस क्या होगा। तो मेरे ख्याल से यकीनन तौर पर बड़ी ही सॉर्टेड सी चीज़ है। क्या आपको याद है ट्रेस का कंसेप्ट? अगर मैं ट्रेस के कंसेप्ट को रिकॉल करूँ तो सर हमें याद है, ट्रेस का कंसेप्ट इज ऑल अबाउट कि सर उसका जो मेन डायगोनल होता है, इस मैट्रिक्स का जो लीडिंग डायगोनल होता है, उसके एलिमेंट्स का सम। तो अगर इन एलिमेंट्स का हम सम करें तो दिस इज 1 +1 -1, और अगर आप ये सम देखेंगे तो क्लियरली कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? ये क्लियरली आता है 1। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर आप मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकालें तो सर वो आता है 1, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए। विद दैट अगर हम शिफ्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सो व्हाट डू वी हैव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। ये बेसिकली बेस्ड है मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन पर। यानी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, तो मेरा कहना बस इतना सा है। सबसे ज़रूरी बात तो वो ये कहते रहे आपसे कि आप देखो LR² + MR² + NR² is 1, where R is 1, 2, 3 respectively. What does it mean? It means कि सर बेसिकली L1 का स्क्वायर + M1 का स्क्वायर + N1 का स्क्वायर 1 होगा। यानी इसी तरीके से अगर R की वैल्यू आप 2 ट्राई करेंगे तो L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर भी 1 होगा। इसी तरीके से चलती चली जाएगी। और एक और ज़रूरी बात वो ये कह दे रहा है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 जो है वो 0 है। तो इस तरीके से आप इस सोल्यूशन को कैसे वर्कआउट करेंगे, आप कैसे फिगर आउट करेंगे, दैट्स दी होल कंसर्न। कैसे सोचेंगे, इसी पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन इतना इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है कि आप बेसिकली कहीं पर भी किसी भी तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसके स्क्वायर में इंटरेस्टेड हूँ, तो हम बेसिकली क्या निकालना चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं सर, पहला तो आपका डिटर्मिनेंट है L1 L2 L3, और इसकी जो सेकेंड कॉलम है दैट इज M1 M2 M3, और इसका जो थर्ड कॉलम है दैट इज N1
N2 और N3, अगर मैं यहाँ से चीज़ें प्रोसीड करूँ तो इसी डिटर्मिनेंट के साथ इसी को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी वापस L1 L2 L3 आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम आगे प्रोसीड करें तो M1 M2 M3 हमें दिखाई दे रहा है, और अगर इसे आगे और प्रोसीड करें तो N1 N2 और N3 हमें दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर आप रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन करें, है ना, डिटर्मिनेंट में आप रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम किसी भी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट बहुत ही सॉर्टेड से होते हैं मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन को लेकर। तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि हम रो बाय रो करेंगे, यानी हम फर्स्ट रो को तीनों रो से इंडिविजुअली कर देंगे, जिससे हमें एंट्रीज मिल जाएंगी, और सिमिलरली फिर सेकंड रो को और फिर थर्ड रो को, और इस तरीके से हमें सारी एंट्रीज मिलती चली जाएंगी। अगर ऐसा सोचा तो क्या निकल कर आता है, इस पे बात करते हैं। पहली अगर एंट्री देखी तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, तो देख ही पा रहे होंगे आप, L1 M1 N1 को L1 M1 N1 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाने वाला है L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, है ना। फिर L1 M1 N1 को अगर L2 M2 और N2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिल जाने वाला है सर, ये मिल रहा है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं। सिमिलरली L1 M1 N1 को ही L3 M3 और N3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिल जाएगा सर, ये L1 L3 प्लस आई थिंक M1 M3, और फिर आई होप आप देख पा रहे हो N1 N3। बस इसी बेसिस पे मैं आपको अब पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ, पूरी वैल्यूज लिखने के बजाय अगर आप देखो ध्यान से, देखो अब अगर सेकंड रो को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है सर, सेकंड रो में L2 M2 N2, तो ये L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये जो ऐसा ही कुछ अप्रॉक्सीमेटली दिखेगा। फिर अगली वैल्यू जो आपको मिलेगी वो L2 M2 N2 जब मल्टीप्लाई होगा L2 M2 N2 से, तो वो स्क्वायर वाली टर्म मिल जाने वाली है। तो जो नेक्स्ट टर्म मिलेगी आपको यहाँ वो कुछ इसके जैसी मिल रही होगी। और अगर मैं आगे प्रोसीड करूँ तो L2 M2 N2 को L3 M3 और N3 से मल्टीप्लाई किया तो वही L2 L3 M2 M3 और N2 N3 जैसा मिलेगा, जो कि ऐसा कुछ होगा, है ना। अगर आप थोड़ा और ऑब्जर्व करें तो सर L3 M3 N3 तो L1 L3 M1 M3 N1 N3, है ना। फिर L3 M3 N3 को L2 M2 और N2 से किया तो L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, लेकिन जब आप L3 M3 और N3 को L3 M3 और N3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो मिलेगा वो स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी। क्या आप बात समझ पाए, मतलब बेसिक सा प्रेडिक्शन स्टूडेंट्स, प्लीज इस बात को समझिए, स्क्वायर वाली टर्म्स 1 है और इंडिविजुअल इनके प्रोडक्ट्स 0 हैं। मतलब आप रियलाइज कर पा रहे हो कि ये कैसा मैट्रिक्स बन जा रहा है सर, ये फाइनली ये जो डिटर्मिनेंट बन जा रहा है वो एक आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बन रहा है, क्योंकि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो 1 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जा रहे हैं 0। क्या ये ऑब्जर्वेशन आप सभी नोटिस कर पा रहे हो। और सर अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो ये आती है 1, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी। विद दैट स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या नजर आता है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी यूज करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है ए और बी जो हैं दे आर ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब ए और बी दोनों क्या है स्टूडेंट्स, वो दोनों हैं पॉजिटिव वैल्यूज। फिर क्या कह रहा है, वो कह रहा है डेल्टा एक्स ये एक्सप्रेशन है, डेल्टा एक्स ये एक्सप्रेशन है, तो वो डेल्टा एक्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है सर, सारी बातें ठीक है। अगर मैं डेल्टा एक्स फिगर आउट करना चाहूँ तो क्या हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि सर कॉलम 1 पर, है ना, कॉलम 1 के बजाय आप कॉलम पे करिए, रो पे कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई होंगी, कुछ डिटेरियोरेट होंगी। तो एक काम कर लेते हैं, या तो आप चाहें तो यहीं से एक्सपांड कर दीजिए, बट थोड़े से सिंप्लीफिकेशन कर ही लेते हैं, देख लेते हैं कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। तो अगर मैं लिखता हूँ पहला ऑपरेशन कि सर कॉलम 2 में से मैं कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर ऐसा किया तो देखो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रह जाने वाला है, वो क्या है एक्स बी और बी, और फिर क्या मिल रहा है, अगर a में से a सब्ट्रैक्ट किया तो 0, x में से a सब्ट्रैक्ट किया तो x माइनस a, और b में से x सब्ट्रैक्ट किया तो b माइनस x, है ना। और यहाँ पर a और ये x बच जाना तय है। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या हम इसी में अब इस पर एक ऑपरेशन और परफॉर्म कर लेते हैं। क्या हम यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सर रो 1 में मैं एक ऑपरेशन लिख लेता हूँ, पर जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, या इससे अच्छा है मैं रो 2 पर कर लेता हूँ। तो क्या हम रो 2 पर, खैर उससे कोई खासा फर्क पड़ना नहीं है, बट फिर भी ट्राई तो करते हैं। तो रो 2 पर सर एक काम कर लेते हैं, रो 2 माइनस रो 3 कर लेते हैं। कॉलम 1 को मैं रो 1 को मैं अफेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही ऐसा किया तो देखो रो 1 तो एज इट इज रह जाने वाली है, वो होगी x 0 और a। फिर रो 2 में आपने इम्पैक्ट करवाया है इसे, तो रो 2 में से रो 3 सब्ट्रैक्ट किया तो b माइनस बी 0। अब x माइनस ए माइनस बी माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो x माइनस ए तो एज इट इज माइनस बी और ये प्लस x, तो ये हो जाने वाला है 2x, है ना, माइनस ए माइनस बी, और ये हो जाने वाला है a माइनस एक्स। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर क्लियरली हमें b
b माइनस एक्स और x ही दिखेगा। अननेसेसरीली आपने उसे कॉम्प्लिकेट ही किया है, मेरा कहना होगा। अगर आप उसे यहीं से एक्सपांड कर देते तो बहुत इजीली आप कर पाते। मेरे ख्याल से ये अननेसेसरीली आपने इसे सिंप्लीफाई करने के चक्कर में थोड़ा घुमा दिया है ना। चाहे आप यहाँ से एक्सपांड करिए, यहाँ से कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आपका एक्सपांशन सेम ही आने वाला है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करते हैं। तो अगर मैंने रो 1 के अलॉन्ग किया तो x हमें पहला टर्म, इसके लिए हम इन चारों का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, ये और ये, है ना। तो ये क्या बन जा रहा है, मैं सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर, है ना। फिर माइनस ए एक्स, है ना, माइनस बी एक्स, आई होप ये नोटिस कर पा रहे हो। फिर माइनस में आप a माइनस एक्स को b माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, a इंटू बी ए बी, सो दिस इज माइनस ए बी। फिर a इंटू माइनस एक्स, माइनस ए एक्स, लेकिन नेगेटिव के कारण वो प्लस एक्स हो जाने वाला है। फिर यहाँ से सुनिएगा, माइनस एक्स इंटू बी, है ना, दैट्स माइनस एक्स बी, लेकिन वो वापस प्लस पी एक्स हो जाएगा नेगेटिव साइन के कारण। माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर वो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाने वाला है। अब अगर यहाँ से आगे प्रोसीड किया तो अगर आप जीरो के लिए देखें तो ये हो जाता है प्लस, ये हो जाता है नेगेटिव, और यहाँ पर वापस प्लस। जीरो के लिए सोचने की जरूरत नहीं, वापस अगर हमने ए के लिए चीज़ें वर्कआउट करनी चाहे तो ए के लिए अब आपके पास कौन सा पार्ट बचेगा सर, ए के लिए अब आपको इनके बारे में सोचना है। आई होप आप बात समझ पाए। दिस इंटू दिस विल बी जीरो, सो इट डजेंट मैटर। माइनस दिस, तो नेगेटिव साइन के साथ आपको ये कंसिडर करना है। पहले तो आ जाने वाला है कितना, 2bx, फिर माइनस ए बी, लेकिन नेगेटिव साइन के कारण वो प्लस ए बी, फिर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव साइन के कारण वो हो जाने वाला है प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से चीज़ें कुछ तो दिखेंगी। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर ही दें तो देखो क्या बन जा रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो देखो ए एक्स से ए एक्स और बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो रहा है ना। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो कुछ कैंसिल होता अभी नहीं दिख रहा है, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जा रहा है 2x क्यूब, है ना। फिर ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है, अच्छा बाय द वे एक और छोटा सा करेक्शन स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात भी नजर आएगी कि 2x स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है एक्स क्यूब, है ना। फिर अगर ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है माइनस ए बी एक्स, है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये बन जा रहा है कितना, माइनस 2abx, है ना। ये कितना बच जा रहा है, ये बन जा रहा है ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ए बी स्क्वायर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम यहाँ से आके देखें तो एक सिंप्लीफिकेशन और नज़र आता है सर, अगर आप इसका एक्सप्रेशन का एक्सपांशन देखें, बेसिकली ये क्या है सर, ये है आपका डेल्टा एक्स, है ना। अगर आप इसे सिंप्लीफाई होता हुआ देखें तो माइनस ए बी एक्स माइनस 2abx, तो ये बन जा रहा है माइनस 3abx, और इसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनली जो डेल्टा एक्स आप लिखेंगे, स्टूडेंट्स वो क्या होगा सर, डेल्टा एक्स जो होगा, पहले तो हमें ऑफकोर्स क्या दिख रहा है, पहले तो आपको दिख रहा है एक्स क्यूब, है ना। एक्स क्यूब के बाद मुझे दिख रहा है माइनस 3abx, है ना। फिर क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स सर, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, सो प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन है। अब वो पूछ रहा है ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, इसका लोकल मिनिमम है, ये सारी बातें स्टूडेंट्स बताई जा सकती है जब आपको डिफरेंशिएशन पता हो। आई एम वेरी श्योर डिफरेंशिएशन के बेसिक्स आपने पढ़े हैं, बस उसी के बेसिस पे हम पहले निकालेंगे डेल्टा डैश एक्स, मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ। सो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर माइनस 3abx का डिफरेंशिएशन माइनस 3ab, है ना। ये कांस्टेंट टर्म्स है तो इनका डिफरेंशिएशन 0, है ना। अब मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं सर कि ये जो डेल्टा एक्स है, इसके क्रिटिकल पॉइंट, मतलब ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। तो डेल्टा एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, मतलब सर आप पूछना चाह रहे हो 3x स्क्वायर माइनस 3ab कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, बिल्कुल सही बात। यहाँ से मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट किया तो आपके पास बच जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ab कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि x जो है, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ab, यानी आपको एक वैल्यू तो मिल रही है नेगेटिव ए बी और एक वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव ए बी। क्या ये बात आपको समझ आई? अब बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव है और इस एक्स की किन वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। तो हमारा जो टेस्ट होता है वो होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी हम निकालेंगे डेल्टा डबल डैश एक्स, मतलब इस एक्सप्रेशन को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो 2 पॉइंट्स है हमारी, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है ना। अब जैसे ही आपने डबल से डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 6x, और ये जो है कांस्टेंट टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब आप x की दोनों वैल्यूज ट्राई करिए, आप माइनस अंडर रूट ए बी भी ट्राई करिए और प्लस अंडर रूट ए बी भी ट्राई करिए। अगर मैं निकालता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैंने निकाला डेल्टा डबल डैश
माइनस ऑफ ए बी। तो क्या आप समझ पा रहे हो, जैसे ही आप नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए बी रखोगे तो -6 मतलब 6 इंटू दिस नेगेटिव विल गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये हो जाने वाला है नेगेटिव। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्रूशियल सा कंक्लूजन है। और सर अगर आप निकालते हो डेल्टा डबल डैश अंडर रूट ओवर ए बी, मतलब प्लस ए बी का प्लस अंडर रूट ए बी, तो सर ऑफकोर्स जैसे ही आप ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाने वाला है पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव। आप हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैक्सिमा या मिनिमा पता करने का। यानी कि ये बात यहाँ पर समझने लायक है कि सर जब आप नेगेटिव अंडर रूट ए बी पर निकाल रहे थे तो ये आ रहा था 0 से छोटा है नेगेटिव। क्या आप बात समझ पा रहे हो? अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर इसको मिलेगा मैक्सिमा, इसकी इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ होगी। और प्लस अंडर रूट ए बी पर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इस वैल्यू पर यहाँ पर होगा मिनिमा। क्या बात आपको समझ आई? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो मैं कहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस फंक्शन का ऑफकोर्स लोकल मिनिमा होगा अंडर रूट ए बी पर, इस फंक्शन का लोकल मिनिमा होगा अंडर रूट ए बी पर, और बिल्कुल इस फंक्शन का मैक्सिमा होगा माइनस अंडर रूट ए बी पर। मतलब इस फंक्शन का एक मोटा मोटा मैं ग्राफ बना के बताऊँ ना आपको, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आपके पास ये फंक्शन है ना, आपके पास ये फंक्शन है, तो ऑफकोर्स यहाँ कहीं लेट से होगा माइनस अंडर रूट ए बी। बस ऐसे एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ ना, एग्जैक्ट ऐसा बनेगा नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसा एक आइडिया दे रहा हूँ। इधर कहीं दूर जाकर आपको क्या मिल रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर आगे जाकर क्या मिल रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी। अब थॉट बड़ा सिंपल सा ये है स्टूडेंट्स कि माइनस ए बी पर मैक्सिमा है, माइनस ए बी पर मैक्सिमा मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, लेट्स से ये है ना। प्लस ए बी पर इसका मिनिमम है, तो लेट्स से यहाँ पर कोई मिनिमम वैल्यू से मिल रही है। अगर ये मैक्सिमम है तो ग्राफ ऐसे कुछ आ रहा होगा, ये मैक्सिमम टच किया होगा, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ पास होते होते यहाँ पर इसने अपना मिनिमा अचीव किया होगा, फिर ये वापस उठ रहा होगा। तो इस तरीके से चल रहा होगा। मेरा कहना बड़ा सिंपल सा है आपसे, अगर आप चीज़ें नोटिस करें तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अब अगर आप ऑप्शन ए पढ़ें तो वो कह रहा है माइनस ए बी से, माइनस अंडर रूट ए बी से प्लस अंडर रूट ए बी में वो इंक्रीजिंग है। अगर मैं ग्राफ इसका देख पाऊँ, वेवी कर्व मेथड अगर मैं यूज़ करूँ, तो बेशक सर ये इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। दूसरी बात, वो कह रहा है कि डेल्टा एक्स जो है वो प्लस अंडर रूट ए बी से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है। सो प्लस अंडर रूट ए बी से इन्फिनिटी तक वो इंक्रीजिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये इंक्रीजिंग हो सकता है। तो मेरा कहना है कि सर ये जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और सी, ये दोनों ही सही होंगे। बस एक स्मॉल सा करेक्शन स्टूडेंट्स, मैंने इसे इंक्रीजिंग पढ़ा, आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो कि अंडर रूट ए बी से जब इन्फिनिटी में जा रहे हो तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन बी भी आपका सही नहीं होगा। आई जस्ट डोंट नो, मैंने शायद उसे इंक्रीजिंग समझा, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी ही सही होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आया, इसके बारे में जो थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ जो ये वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आप एओडी में पढ़ोगे। जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब आप और क्लियरली समझोगे कि एग्जैक्टली ये मिनिमा और मैक्सिमा कैसे निकाला जाता है। तो इसकी चिंता मत करना, ये वाला जो पूरा कंसेप्ट है कि कोई भी कर्व दे दिया जाए, उसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, उसको जीरो के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, फिर डबल डैश एक्स निकाल लीजिए, फिर वहाँ पर वो वैल्यूज पास कर दीजिए, फिर देख लीजिए कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। नेगेटिव है तो उसका आपको उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पर आपको उसका मिनिमा मिलेगा। ये पूरी थ्योरी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत डिटेल में इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से समझेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में वो थोड़ा सा एप्लीकेशन था तो उसे जरूर याद रखेगा। मेरा कहना है इस क्वेश्चन को सोचने का एक और तरीका हो सकता था, जैसे आपने जब निकाला डेल्टा डैश एक्स, है ना, जब आपने निकाला डेल्टा डैश एक्स तो वो क्या आ रहा था, 3x² माइनस 3ab। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, जब लिखा हुआ था डेल्टा डैश एक्स जो कि कितना था, 3x² माइनस ऑफकोर्स कितना स्टूडेंट्स, 3ab। तो आप क्या करते हो, आप वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हो। जैसे अगर ये लिखा है 3, तो आप इसे क्या लिख लेते हो, आप इसे लिख लेते हो x² माइनस ए बी। अब क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स x² माइनस अंडर रूट ए बी का स्क्वायर। आई होप आप बात समझ पा रहे हो ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला, तो 3 टाइम्स x माइनस अंडर रूट ए बी, और आप क्या लिख लोगे, x प्लस अंडर रूट ए बी। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, बहुत ही जल्दी रियलाइज करोगे। ऐसा करने का रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप इसको वेवी कर्व मेथड पे देखते हो तो दो क्रिटिकल पॉइंट प्लस ए बी और माइनस ए बी, तो इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर देखें तो एक हो जाता है माइनस अंडर रूट ए बी और एक हो जाता है प्लस अंडर रूट ए बी, है ना। वो मैं ए बी बोल दे रहा हूँ, वो अंडर रूट ए बी है ना। अगेन अगर आप चीज़ें देखें तो वेवी कर्व मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मेथड है। सर अगर आप जीरो ट्राई करें तो जीरो यहाँ कहीं होगा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, तो जीरो माइनस समथिंग नेगेटिव, जीरो प्लस समथिंग इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जोन होगा नेगेटिव, तो इसके ऑल्टरनेट जोन्स कैसे होंगे, पॉजिटिव। क्या आप बात समझ पाए? और इसे देखकर भी आप इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते थे। आप देखो ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से अंडर रूट माइनस ए बी तक, मतलब माइनस ऑफ अंडर रूट ए बी तक कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। क्या आप पॉइंट समझ पाए? यानी इस कर्व का, इस ग्राफ को मैं अगर और समझाना चाहूँ आपको, तो सर ये पॉइंट होगा माइनस ए बी, है ना, ये पॉइंट होगा प्लस अंडर रूट ए बी, है ना।
तो पहली बात तो क्या कि सर इस फंक्शन का ग्राफ यहाँ तक सब जगह पॉजिटिव है, तो यहाँ तक सब जगह पॉजिटिव है मतलब क्या कि कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो जा रहा है 0। बाय द वे ये किसका ग्राफ है, इसके डेरिवेटिव का। तो इसके डेरिवेटिव के ग्राफ से क्या मतलब होगा सर, इसके डेरिवेटिव से आपको इस फंक्शन के बारे में पता चल पाएगा। तो इस डेरिवेटिव का ग्राफ आप बनाए या ना बनाए, आपको ये जरूर पता चलेगा कि ये फंक्शन कैसा है। तो जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो आपको ऑफकोर्स वहाँ पे मिल रहा है मैक्सिमा, और जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, मिनिमा। बस ये बेसिक सी बात याद रखिएगा। इस तरीके से आप वेवी कर्व मेथड से भी आप आइडिया लगा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। विद दैट अगर हम शिफ्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट। वो लिख रहा है, बहुत ध्यान से नोटिस करिए, वो बोलता है f ऑफ पाई बाय 6 वेयर f ऑफ q इज दिस। तो मेरा कहना है कि आप बहुत सारे तरीकों से इसको सोच सकते हो। पहला तो थॉट यही कि सर क्या सीधे सीधे इसमें थीटा की जगह पाई बाय 6 रख दें, बिल्कुल रख दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए, डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दीजिए और फिर थीटा की वैल्यू रख लीजिए। थॉट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स। हम क्या सोच रहे हैं कि देखो अगर यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ दिख रहा है कॉस थीटा, तो मैं एक काम सोच ये रहा हूं कि जैसे मान लो कॉलम 1 पर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या किया, कॉलम 1 माइनस साइन थीटा टाइम्स कॉलम 3, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन नेगेटिव साइन थीटा से किया तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाने वाला है 1। कॉस थीटा साइन थीटा में से कॉस थीटा साइन थीटा सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाता है 0, और यहाँ पर साइन थीटा में से 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू और साइन थीटा ओनली, है ना। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम 2 की बात करूँ तो कॉलम 2 पे हम ऐसा कर लेते हैं, देखो कॉस थीटा साइन थीटा दिख ही रहा है, तो कॉलम 2 पर हम कर लेते हैं कॉलम 2 प्लस यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है ना, तो इससे हम ले लेते हैं लेट्स से कॉस थीटा इंटू कॉलम 3। इससे क्या फायदा हुआ, ध्यान से देखो, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी हो जा रहा है 1, और यहाँ पे तो बचने वाला क्या है, सिर्फ माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, अब आई थिंक थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं और उसे ऐसे ही रख लेते हैं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड ऑफ कोर्स ये क्या हो जाने वाला है 0। अब अगर आपने यहाँ से चीज़ें इवैल्यूएट की तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मैं बोलूँगा कि सर आप एक्सपांड ही कर लीजिए, ज़्यादा आसान है। तो अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करते हैं तो क्या दिखेगा, पहले ऑफ कोर्स दिखने वाला है 1 के लिए क्या 0, है ना, माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स क्लियरली कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात आपको समझ आई, प्लस अगर आप थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं तो 0 के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर क्या बच रहा है माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा के लिए आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा दैट विल गिव यू प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं कह रहा हूँ ये तो आ जा रहा है 1, और अगर इसकी वैल्यू है 1 तो आप एफ ऑफ पाई बाय 6 निकालें, एफ ऑफ 0 निकालें, एफ ऑफ 3 निकालें, कुछ भी निकालें, वो एनीवे क्या होगा, ऑप्शन बी यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या नजर आ रहा है, एक और इंटरेस्टिंग सा शानदार सा क्वेश्चन, इसे जरा ध्यान से देखिए और समझिए। एक सिंपल से थॉट के साथ इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हम देखते हैं, मान लेते हैं कि सर कॉलम 1 में से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, लेट्स से कॉलम 1 में से कॉलम 2 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो देखो क्या मिल रहा है सर, ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हम बार बार यूज़ करेंगे, जैसे मान लो अगर आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप उसे लिखते हो ए प्लस बी और क्या लिखते हो इंटू ए माइनस बी, बस इसी थॉट पर काम करेंगे। तो ये है ए और ये है बी, तो सर x में से x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया तो x माइनस एक्स 0 और माइनस माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो बन जा रहा है प्लस 1। फिर अगर आप देखें तो अगर ऐड किया तो ये बन जा रहा है x प्लस एक्स 2x माइनस 1, तो ये क्या बन जा रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप ऐड करें तो ये बन जा रहा है 2x माइनस 1। फिर क्या सर, सेम ऐसे ही x माइनस 1 x माइनस 2, तो सर x माइनस 1 में से x माइनस 2 सब्ट्रैक्ट किया तो x से x कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2 विल गिव यू कितना, प्लस 1। और अगर आप थोड़ा और आगे देखें तो सर x माइनस 1 में से अगर x प्लस 2 ऐड किया तो ये हो जाने वाला है 2x माइनस 3, सो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x माइनस 3। फिर क्या सर, x माइनस 2 के स्क्वायर में से x माइनस 3 का स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट किया तो वही x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, तो वापस बन जा रहा है 1 इंटू, अगर आप इसमें ऐड करें तो ये बन जा रहा है 2x माइनस 5, तो ये बन जाने वाला है 2x माइनस 5। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली क्या हम कॉलम 2 पर भी कुछ कर सकते हैं, अगर आप सोचें कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 तो क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से देखिए, अगर कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 क्या, तो देखो a प्लस बी, तो x माइनस 1 है ना, प्लस x माइनस 2, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2x माइनस 3। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड एंट्री मिलेगी वो होगी 2x माइनस 3, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस देखो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये बन जा रहा है 1। अब यहाँ पर देखें आप x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, तो ये हो जाने वाला है 2x
-5, और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो ऑफकोर्स x -2 -x + 3 तो हो जा रहा है 1, x -3 -x -4 -4 तो हो जा रहा है 1, x -3 + x -4 ये हो जा रहा है 2x -7, है ना। थर्ड कॉलम आपका एज इट इज है, वो क्या है स्टूडेंट्स, x -2 का होल स्क्वायर, और ये है x -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये बन जा रहा है x -4 का होल स्क्वायर। आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी सर थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन शायद किया जा सकता है, कैसे, अगर आप कुछ ऑपरेशंस रो पर कर डालें, जैसे कि अगर रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 कर लें, है ना, तो देखो क्या मिल रहा है सर, रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट की तो देखो क्या फायदा हो रहा है, 2x -1 में से अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जा रहा है, -2x + 3, है ना, तो 2x से 2x कैंसिल, सो -1 + 3 विल गिव यू +2। बहुत बढ़िया, है ना। सर 2x -3 में से 2x -5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2x से 2x कैंसिल, -3 + 5, तो ये भी क्या मिल जा रहा है सर, ये भी हमें +2 मिल रहा है। बहुत बढ़िया। अभी सर आप यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करिए तो वही बात वापस, a² - b², सो x -2 -x + 3 तो ये बन जा रहा है 1, और x -2 + x + 3 बन जा रहा है 2x -5, है ना। तो ये जो एंट्री होगी ये होगी 2x -5। फिर क्या, सेम बात अगर सर यहाँ पे ऐसा कर सकते हो तो एक बार और कर लीजिए, एक बार और क्या कर लो सर, एक काम और आप कर लो कि सर रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आई थिंक उस पर भी फायदा हो जाएगा। क्या, ध्यान से देखो, 2x -3 में से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 2x से 2x कैंसिल, -3 + 5 विल गिव यू 2। बहुत बढ़िया। सिमिलरली 2x से 2x यहाँ कैंसिल, -5 + 7 ये वापस आपको +2 देगा। एक्सेलेंट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो a² - b², तो x -3 -x -4, है ना, तो ये हो जा रहा है -3 + 4 यानी +1, अगर ऐड किया तो 2x -7, तो यहाँ पर आपको ये जो एंट्री मिलेगी ये होगी 2x -7। अगली जो आपकी थर्ड रो है वो तो एज इट इज है, क्या है स्टूडेंट्स, 2x -5, है ना, 2x -7, और मेरे ख्याल से x -4 का होल स्क्वायर। बेशक हम अभी इसे एक्सपांड कर सकते हैं, पर मेरा कहना है कि अभी तो आपके पास एक और ऑपरेशन है जिसको कर कर आप थोड़ा इसे और आसान बना सकते हो। क्या आपको नजर आ रहा है कि सर एक काम करें, या तो ऑब्वियसली रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि चीज़ें काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल है। तो सर अगर कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट किया तो फायदा क्या हुआ, 2 - 2 0, 2 - 2 0, एंड 2x -5 -2x -7, तो -5 + 7 दैट्स +2, है ना। बाकी चीज़ें हमने एज इट इज़ इंटैक्ट रखी, तो ये हो जा रहा है 2, ये हो जा रहा है 2, है ना। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सपांशन में हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे आ जा रहा है 2x -5, यहाँ आ जा रहा है 2x -7, और ये बन जा रहा है x -4 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि सर इतना कर ही लिया है तो कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर दीजिए, तो 0 × एनीथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 × एनीथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो 2 के आगे प्लस लगाकर आप इसे एक्सपांड अगर करें तो क्या दिख रहा है सर, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × दिस करेंगे, -2 × दिस करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि सर एक 2 और कॉमन ले ही लेते हैं, है ना, ये बात आप समझ पाए। और 2 × दिस था तो ये कितना था, ये था सर 2x -7, और इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जा रहा है, -2x + 5। आई होप ये पॉइंट भी आप समझ पाए, बहुत ही डायरेक्ट सा, इजी सा, सॉर्टेड सा पॉइंट था। और अगर आपने इसे ध्यान से देखा तो सर 2x से 2x कैंसिल, -7 + 5, है ना, एक बार बस क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, बिल्कुल नहीं, है ना। ये बन जा रहा है 2x -7 एज इट इज, लेकिन यहाँ बनेगा -2x + 5, बिल्कुल सही, है ना। तो अगर हम देखें तो -7 + 5 -2 ही है, तो 2 × 2 × -2 दैट आई थिंक इज गोइंग टू बी -8, है ना। तो इस बेसिस पे अब अगर हमें चीज़ें मिली हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस एक्सप्रेशन की ax³ + bx + cx + d की वैल्यू मिलती है -8। अगर ये वैल्यू आपको मिलती है -8 तो मैं कहूँगा सर x³ का कोफिशिएंट 0, x² का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 0, और कांस्टेंट टर्म होगी आपकी -8। जो कांस्टेंट टर्म होगी वो होगी -8। और अगर आप ऐसा देख पाए हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा तो ऑप्शन डी ही कह रहा है, तो कहना है इसे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम प्रोसीड करें स्टूडेंट्स, तो एक और शानदार सा क्वेश्चन, एक थॉट है स्टूडेंट्स, अगर आप सीधे सीधे इस बात से प्रोसीड करें कि देखो सर आपको ये दे रहा है वो किस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो मेरा कहना है डिटर्मिनेंट कब 0 होता है सर, डिटर्मिनेंट तब 0 होता है, मेरा बेसिक सा थॉट है कि सर या तो क्या हो, या तो कोई रो, है ना, या तो कोई दो रोज आइडेंटिकल हो, ईदर 2 रोज आर आइडेंटिकल, और
2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, है ना, या फिर क्या हो 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो। सर ये बात क्यों कह रहे हो? ये बात इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप बातें सोच पाएँ तो आपको ये बात बहुत अच्छे से नज़र आनी चाहिए कि सर देखो, यहाँ लिखा है ए स्क्वायर, यहाँ लिखा है ए प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है ए माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर ये भी ए स्क्वायर ए प्लस वन का होल स्क्वायर और ए माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। यानी सर अगर अगर इफ ए इज इक्वल टू बी तो सर डायरेक्टली 0 बनता हुआ दिख रहा है। या फिर सर ये दोनों कॉलम्स इक्वल हो जाए, ये दोनों कॉलम्स मतलब क्या, बी और सी इक्वल हो जाए, है ना। या फिर क्या, या फिर तो आप कह लो सर कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम इक्वल हो जाए, यानी कि क्या, यानी कि ए और सी इक्वल हो जाए। आप ये कहना चाह रहे हो सर कि कोई भी दो वैल्यू, या तो ए और बी, या फिर बी और सी, या फिर ए और सी इक्वल है, और तीनों इक्वल हो तो बिल्कुल, अगर तीनों ही इक्वल हो तो कोई परेशानी ही नहीं है, फिर तो तीनों ही रो आइडेंटिकल हो गई। हमें तो मिनिमम 2 चाहिए थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए बी और सी अगर 3 साइड्स हैं किसी ट्राइंगल की जिसमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, और हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं ऑब्जर्वेशन से कि सर कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी, मिनिमम तीनों भी हो सकती है पर मिनिमम कोई भी दो साइड्स तो इक्वल होंगी, और कोई भी दो साइड्स इक्वल हों तो मैं प्रेफरेबली कहूंगा कि ये जो ट्रायंगल होगा कौन सा होगा स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस। हो सकता है इक्विलैटरल पर मिनिमम आइसोसेलेस तो होगा ही होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सीधे सीधे दिखाई देगा यहाँ पर, ये IIT JEE मेंस ने 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन हमने कई सारे सॉल्व किए हैं, इस कंसेप्ट को हमने कंसोलिडेट किया है। वो पूछ रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपके एक्स वाई और जेड में, आपको ऐसे सीधा सीधा चीज़ें दी गई हैं, और ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पर आपको 5, 8 और 10 दिखाई दे रहा है, तो 0 तो नहीं है। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो आप सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें क्या करना है। देखो बड़ी बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स, अगर मुझे पता है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात पूछी जा रही है तो हमारा थॉट बड़ा सिंपल सा होता है कि सर हम अगर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें या अदर कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट ही निकाल लें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लैम्डा 2 और 2 दिखाई दे रहा है ना। अगर नेक्स्ट रो को देखें तो 2 लैम्डा 2 और 5 दिखाई दे रहा है, तो ये है 2 लैम्डा 2 एंड 5। और अगर थर्ड रो को देखें तो 4 लैम्डा और 6 दिखाई दे रहा है, तो दिस इज 4 लैम्डा एंड 6। मैं अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्लोर करूँ तो मुझे क्या मिलता है, इस बारे में बात करते हैं। अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्लोर करें तो मैं चाह रहा हूँ कि आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब थोड़े ऑपरेशंस परफॉर्म करके आप, बट अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख ही सकते हो, कोई बड़ा मेजर सा फर्क नहीं पड़ जाना है ना। तो हम इसे एक्सपांड ही कर देते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर किया तो पहले तो दिख रहा है लैम्डा, लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 2 12, है ना, माइनस कितना 5 लैम्डा। फिर क्या, फिर सर आप 2 के लिए लिखेंगे -2, -2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा इंटू 6 दैट्स कितना, दैट्स 12 लैम्डा। क्या ये बात आपको समझ आई? माइनस कितना 5 इंटू 4 20। क्या ये बात आपको समझ आई? और अगर थोड़ा और आगे प्रोसीड किया तो +2 यहाँ पर आ जाने वाला है, और +2 के लिए जब आप लेंगे तो 2 लैम्डा इंटू लैम्डा दैट्स 2 लैम्डा स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर 2 इंटू 4 दैट्स -8। ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो देखो ध्यान से, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 12 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर, है ना। यहाँ पर क्या हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है -24 लैम्डा और +40, यहाँ पर हो जा रहा है 4 लैम्डा स्क्वायर -16। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो ध्यान से, -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप देखें तो 24 और 12, तो दिस इज गोइंग टू बी -12 लैम्डा। और अगर यहाँ देखें तो 40 में से अगर 16 सब्ट्रैक्ट किया तो 16 + 4 हो जाता है 20, और 20 ऐड किया तो 40, तो ये हो जा रहा है कितना, ये हो जा रहा है +24। अब मैं आपसे साधारण सी बात ये बोलना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो बोल रहा है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या नो सोल्यूशन, है ना। एक सिंपल सा थॉट हम सब जानते हैं सर, क्या, अब ये जो डेल्टा हम निकाल पा रहे हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा की अगर मैं बात करूँ तो मैं डेल्टा को 0 फिगर आउट करता हूँ किन लैम्डा की वैल्यूज़ के लिए होता है, फिर हम आगे बात करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर डेल्टा 0 रखा, मतलब इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखा, नेगेटिव कॉमन लिया तो हो जाता है माइनस लैम्डा स्क्वायर +12 लैम्डा -24 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम सोचे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक अच्छा थॉट है। मुझे प्रोडक्ट चाहिए -24 और सम चाहिए 12। आई थिंक 8 और 3 एक अच्छा सोल्यूशन होगा, लेकिन 8 और 3 के साथ प्रॉब्लम नहीं, 8 और 3 तो एनीवे चांस ही नहीं बनता है ना। 8 और 3 के साथ सम 12 हो जा रहा है। 6 और 2 को अगर देखा होता तो बात बन नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ 12 है और यहाँ है -24, है ना। और 24 के लिए कौन बना सकता है, अगर आप देखें तो 12 इंटू 2 से भी बात नहीं बनेगी। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन आएगा स्टूडेंट्स, ये होगा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है दिस इज 3, राइट, और अगर ये 3 है तो यहाँ पर आपको ये 3 मिलेगा,
तो 6 इंटू 3 ये कितना हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है 18। ये 18 हमने कहाँ यूज़ किया, ये 18 हमने यहाँ यूज़ किया पहली बात तो। और 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 ये कितना हो जाने वाला है 12, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसे एज अ 12, है ना। अगर ये करेक्शन हमने किया तो इस करेक्शन के साथ क्या रिफ्लेक्ट होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा -18, ये +18 लैम्डा, है ना। फिर अगर यहाँ प्रोसीड किया तो ये हो जाएगा -24, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी दिस विल बी -24। अब अगर आप थोड़ा और प्रोसीड करें तो फिर क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं चीज़ें फिगर आउट करूँ तो -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर विल बी माइनस लैम्डा स्क्वायर, लेकिन एक छोटा सा करेक्शन ये कि सर ऑफ कोर्स ये जो आपका लिखा हुआ है ये तो ऑफ कोर्स 18 लैम्डा ही है। 18 लैम्डा में से अगर 24 लैम्डा में से 18 लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया तो क्लियरली मुझे कितना दिखाई दे रहा है सर, ये दिख रहा है -6 लैम्डा, है ना। तो ये हो जाने वाला है कितना सर, ये होगा -6 लैम्डा, ठीक है सर, ये हो जाता है -6 लैम्डा। और अगर आप यहाँ पर देखें आगे प्रोसीड करें सो दिस इज क्लियरली कितना 40 - 24, तो सर ये तो ऑफकोर्स कितना है, ये अब जो वैल्यू अपडेट होगी 40 - 24, दिस आई थिंक शुड बी 16। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? अब अगर हम इसे 0 के इक्वल रखते हैं, अब अगर हम इस डेल्टा को 0 के इक्वल रखते हैं तो देखो नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो ये बच जा रहा है लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा -16। अब अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम यूज़ करें, बस ये छोटा सा करेक्शन था यहाँ पर, तो मैं कहूँगा कि सर ये हो जाने वाला है -8 और +2, बात बन रही है क्या, +8 और -2 पर बात बन रही है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये हो जाने वाला है लैम्डा स्क्वायर +8 लैम्डा -2 लैम्डा -16 इज इक्वल टू 0, है ना। अब अगर आप इस डेल्टा की बात करें, यही आपका डेल्टा है जिसे आपने 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से एक फैक्टर तो क्या बनेगा सर, एक फैक्टर जो आपका बनता हुआ दिख रहा है वो है लैम्डा +8, है ना। एक फैक्टर बन रहा है लैम्डा +8 और यहाँ से आप ले रहे हो क्या, लैम्डा +8 अगर बनाना है तो आप ले रहे हो -2 कॉमन, तो यहाँ से बन रहा है लैम्डा -2, है ना, इज इक्वल टू 0। यानी आपका जो डेल्टा है वो किन दो वैल्यूज़ के लिए 0 है सर, या तो लैम्डा की वैल्यू 2 हो या फिर लैम्डा की वैल्यू कितनी हो -8, इन दो वैल्यूज़ के लिए आपका डेल्टा जो है वो है 0। अब एक छोटी सी बात और करते हैं, छोटी सी बात क्या सर, निकालते हैं डेल्टा एक्स। आई होप आपको क्रेमर्स रूल का बेसिक सा कंसेप्ट पता है। तो डेल्टा एक्स अगर निकाला तो ये जो वैल्यूज़ है हमारी लैम्डा 2 लैम्डा और 4 को हम रिप्लेस करेंगे 5 8 और 10 से, है ना। तो आपका जो डेल्टा एक्स होगा उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा 5 8 और 10, और जो नेक्स्ट 2 कॉलम्स होंगे वो यही होंगे, है ना, यानी आपके 2 2 3 5 और लैम्डा 6, है ना। तो ये हो जाने वाले हैं 2 2 3 5 और लैम्डा 6। आई होप ये बात आपको समझ आ रही। अब सर डेल्टा एक्स जब हमने निकाला तो डेल्टा एक्स में भी हमें लैम्डा से डील करनी पड़ रही है, तो मैं डेल्टा एक्स दो सिनेरियो में निकालता हूँ। मैं डेल्टा एक्स पहला वो सिनेरियो में निकालता हूँ जब आपके लैम्डा की वैल्यू 2 है, और एक बार डेल्टा एक्स तब निकालेंगे जब आपके लैम्डा की वैल्यू -8 है ना। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 2 रखता हूँ, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 2 रखता हूँ तो डेल्टा एक्स व्हेन लैम्डा इज 2, तो क्या आ जा रहा है सर, ये हो रहा है 5 2 2, फिर क्या दिख रहा है 8 3 5, और यहाँ दिख रहा है 10, और ये कितना है स्टूडेंट्स 2, और ये है 6। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर डेल्टा एक्स निकालना चाहा, अब अगर डेल्टा एक्स निकालना चाहा इस वैल्यू के लिए, तो क्या आ जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए अगेन फटाफट हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 5, है ना। ये हो जा रहा है 18 और ये हो जा रहा है 10, तो 18 - 10 कितना होता है 8, तो ये हो जाता है 5 × 8। आगे सुनिएगा बहुत ध्यान से, माइनस दिस 2, -2 के लिए 8 × 6 48 और 10 × 5 50, है ना। तो 48 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया तो -2, तो 2 × 2 ये हो जा रहा है आपका एक और ऐसा वैल्यू। फिर यहाँ पर मिल रहा है आपको 2, आई होप ये भी आपको दिखाई दे रहा है। और इस 2 के लिए आप देखें तो 8 × 2 16 और 10 × 3 30, है ना। तो 16 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो क्लियरली 14 दिखाई देगा, लेकिन नेगेटिव, तो हो जा रहा है -14। अब अगर आप इसे ध्यान से इवेल्युएट करें तो ये हो जा रहा है 40, ये हो जा रहा है 4 और ये हो जा रहा है -28। और अगर आप इसे इवेल्युएट करें तो क्लियरली दिख ही रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल तो नहीं है। मतलब सर लैम्डा की एक वैल्यू थी, क्या लैम्डा की एक वैल्यू थी +2, जिसके लिए डेल्टा तो 0 है लेकिन डेल्टा एक्स 0 नहीं है, डेल्टा एक्स 0 नहीं है। इसी तरीके से मैं लैम्डा की वैल्यू -8 ट्राई करता हूँ, लैम्डा की वैल्यू जब -8 ट्राई करता हूँ तो ये कितना है, सिर्फ 5 2 2 तो है ही, बिल्कुल सही बात है ना। नेक्स्ट है 8 3 5, सो 5 2 2 के बाद है 8 3 5, और फिर क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो नेक्स्ट एंट्री आपको दिख रही है 10 लैम्डा 6, लेकिन लैम्डा -8 है ना। तो ये दिखेगा 10, ये दिखेगा 10 -8 और ये 6, और ये कितना था 8 3 और 5 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जो दिखेगा दिस विल बी 8 3 एंड 5। अब सर अगर इस डिटर्मिनेंट को निकालें तो ये डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट अगर आप निकालें तो फिर से वही बात 5 × है ना,
ये हो जा रहा है 18 है ना, 6 इंटू 3 18, और ये हो जा रहा है -40, लेकिन ये +40 होगा, तो ये हो जा रहा है 18 + 40। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप बड़ी सिंपल सी बात मैंने लिखी है। -2 इंटू है ना, -2 इंटू दिस 8 इंटू 6 कितना है स्टूडेंट्स? 48 ना, 10 इंटू 5 दैट्स क्लियरली 50। आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर प्लस क्या करेंगे? फिर हम प्लस करेंगे दिस 2 इंटू what? 2 इंटू दिस 8 इंटू 8 दैट्स -64 है ना, -10 इंटू 3 दैट्स 30। ठीक है, अब अगर हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ रहा है? बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 18 और 40 का अगर आप सम करें तो ये हो जाता है 58, तो ये हो जा रहा है 5 इंटू 58। फिर क्या स्टूडेंट्स? 48 माइनस 50 है -2, -2 इंटू -2 +4 ना, प्लस अगर आप यहाँ देखें तो 64 में 30 ऐड अगर हम करें तो 64 में अगर आप 30 ऐड करें तो कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? ये हो जा रहा है आई थिंक 94, और 94 का डबल आप करेंगे, लेकिन -94 का डबल है ना, तो मैं इसे लिख लेता हूँ -94 का डबल। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो यहीं से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अगर 58 का 5 टाइम्स किया तो मेरा कहना है देखो 5 का 5 टाइम्स कितना होता है? 250, मतलब 50 का 5 टाइम्स क्या होता है? 250, और 8 का 5 टाइम्स कितना होता है? 40। आई होप ये बात आप समझ पाए। तो मेरा कहना है कि 250 + 40 कितना होता है सर? ये होता है 290, +4 ऑफ कोर्स चल रहा है। अब अगर 90 इंटू 2 करें, 90 इंटू 2 करें तो कहाँ तक बात जा रही है? ध्यान से सुनिएगा। 90 इंटू 2 करें तो होता है 180, और 4 इंटू 2 कितना कितना होता है? 8। क्या बात आप समझ पाए? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई होप यहाँ पे हमने कुछ गलत नहीं किया। 5 इंटू 5 250, मतलब 50 है, एंड 5 इंटू 8 40, तो 250 + 40 इज 290। सर 90 का डबल 180, 4 का डबल 8, तो ये हो जा रहा है -188। और अगर आप इस वैल्यू को निकालें, ये भी क्लियरली दिख ही रहा है सर कि 290 में जब 4 ऐड किया और 188 सब्ट्रैक्ट किया तो वो भी 0 के इक्वल नहीं है। तो बात बड़ी सिंपल सी निकल कर ये आ जा रही है सर कि डेल्टा जो है वो 0 है ऑफ कोर्स, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए? लैम्डा की वैल्यू -8 के लिए। लेकिन इसी वैल्यू के लिए डेल्टा x अगेन क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो मैं कहूँगा ये नो सोल्यूशन वाला केस है। मतलब सर ऑफ कोर्स लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू अगर आप -8 ले लें या +2 ले लें, आपका नो सोल्यूशन वाला ही केस बनना है। लेकिन सर यहाँ तो नो सोल्यूशन क्या कह रहा है वो? लैम्डा की वैल्यू जब 8 है, नहीं सर लैम्डा की वैल्यू -8 होनी चाहिए। ऑप्शन बी गलत है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ भी नहीं रहा है, और यूनिक सोल्यूशन का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि नॉन जीरो होना चाहिए था वो। अगर मैं बात करता हूँ नो सोल्यूशन की, तो हाँ सर ये बात हो सकती है। इसके साथ अगर वो लिखता -8 तो भी ये सही आंसर था, बट चूंकि उसने 2 ही लिखा है तो 2 पर भी ये आंसर सही होगा, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। आई होप इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ, ये भी जेईई में इसने 2020 में पूछा है, तो फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको दिख रहा है ये एक होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। तो अगर मैं इसके इनकी बात करूँ, कोफिशिएंट्स की बात करूँ, तो यहाँ दिख रहा है 7, ये दिख रहा है 6, और ये दिख रहा है -2। यहाँ दिख रहा है 3, 4, और ये दिख रहा है +2, और यहाँ दिख रहा है 1, -2 और -6। अगर मैं इस कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो शायद मैं कुछ ना कुछ कह पाऊंगा इन ऑप्शंस के बारे में। देखते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। एक बात आप ऑब्जर्वेशन से भी कह सकते हो, बट फिर भी अगर मैं यहाँ तक चीज़ें सोच पा रहा हूँ तो मेरा क्या कहना है? अगर आप इस डिटर्मिनेंट को निकालें तो देखो ये क्या आ जा रहा है। आई होप हमने सही लिखा है। 7 6 -2 3 4 2 एंड 1 -2 एंड -6। अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करें स्टूडेंट्स, अगेन रो 1 के अलॉन्ग ही कर लेते हैं, तो पहले लिख लेते हैं 7, 7 के साथ किया तो 6 इंटू 4 -24 है ना, -2 इंटू 2 दैट्स -4, बट ये हो जाने वाला है +4, फिर हो जाने वाला है -6, -6 के लिए ये हो जा रहा है -18, और ये हो जा रहा है कितना? -2। सिमिलरली -6 के बाद ये हो जाने वाला है -2, -2 के लिए लिखा तो ये हो जा रहा है -6, और ये कितना हो जा रहा है सर? ये हो रहा है -4। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर यहाँ से चीज़ें हमने सोचनी चाहिए तो क्या निकल कर आ रहा है सर? ये हो जाता है -20 इंटू 7 है ना, ये कितना होता है? -20, लेकिन ये हो जा रहा है -20 इंटू -6, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ +20 इंटू 6? क्या ये बात आपको समझ आई? और एक छोटी सी चीज़ और, ये कितना हो जा रहा है? 6 इंटू 4 दैट्स कितना? आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? कुछ तो गड़बड़ की है, बिल्कुल सही बात है, नहीं गड़बड़ नहीं की हमने। अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट पार्ट ये जो दिख रहा है -6 -4 -10, -2 इंटू -10 इंटू -2 इस अगेन कितना? 20। तो आपको नज़र आ रहा है ना, 20 इंटू 6 + 20 इज 20 इंटू 7। तो ये जो पूरी वैल्यू आ जा रही है 0 के इक्वल आ रही है। मतलब क्लियरली इसके कैसे सोल्यूशन होंगे? इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, है ना। इसके कैसे सोल्यूशन होंगे? इसके हमें मिलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन।
पहली बात तो। लेकिन सर किसके लिए, ऑप्शन ए के लिए या ऑप्शन डी के लिए, आप किससे सही मार्क करेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो है, आपने कह दिया कि हाँ सर जो इसका डेल्टा आ रहा है, जो डेल्टा आ रहा है वो जीरो आ जा रहा है, मतलब आप कंक्लूड करोगे कि हाँ इसके जो होंगे वो होंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। लेकिन पूछना अब आपसे मेरा यह है स्टूडेंट्स कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस में आप क्या कहना चाहोगे, x 2z को सेटिस्फाई करेगा या y 2z को सेटिस्फाई करेगा? तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो ध्यान से ज़रा, अगर मैं इन दो इक्वेशंस को ध्यान से देखता हूँ, आप सीधे सीधे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर ऐड करते हो तो देखो ये हो जा रहा है 7x प्लस x कितना 8x है ना, 6y माइनस 2y ये कितना हो जा रहा है 4y, और यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस 2z माइनस 6z, ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है माइनस 8z है ना, इज इक्वल टू ऑफकोर्स 0। ये तो बात समझ आई। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो तो ये क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है 3x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। क्या इसमें कोई डाउट है? आई थिंक सर यहाँ भी 4y है और यहाँ भी 4y है, तो अगर इसमें से इसे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा, ध्यान सुनिए, 8x माइनस 3x, तो ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है 5x है ना, 4y माइनस 4y 0, माइनस 8z माइनस 2z, तो ये हो जा रहा है माइनस 10z इज इक्वल टू 0। तो आप कंक्लूड कर पा रहे हो सर कि जो x है आपका वो 2z के इक्वल है, तो बिल्कुल इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन ही निकल कर आ रहा है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि आपके ऑप्शन ए को ही आप सही कहेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नज़र आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। जेई मेंस का 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में पूछ रहा है। वो कह रहा है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो a माइनस बी की वैल्यू बताइए। पॉइंट बड़ा सिंपल सा ये नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आप ध्यान से देखें तो वो कह रहा है पहली बात तो 9, b और 24, इनमें से एटलीस्ट एक वैल्यू नॉन जीरो है, बिल्कुल है सर 9 और 24, b का भी पता नहीं, तो क्लियरली ये कैसा सोल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सर, ये नॉन होमोजीनियस हमारा सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब क्या, अब मेरा कहना है कि सर अगर वो कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो सर सारी बातें छोड़िए, क्रेमर रूल अप्लाई करते हैं और पहले तो हम लगा देते हैं डेल्टा। अगर डेल्टा निकाला तो डेल्टा क्या होना चाहिए, 0। डेल्टा मतलब क्या, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, तो हो जा रहा है 1 माइनस 2 3, यहाँ पर मिल रहा है 2 1 1, और यहाँ पर मिल जा रहा है 1 माइनस 7 और a। सर ये होना चाहिए आपका 0 पहली बात तो सर अगर इसे हमने निकाला तो देखते हैं क्या आता है। 1 अगेन रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर लेते हैं, तो 1 के लिए जो मिल रहा है वो मिल रहा है a प्लस 7, तो ये मिल रहा है कितना, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसे लिख देते हैं a प्लस 7, माइनस ऑफ माइनस 2 यानी कितना मिल रहा है प्लस 2, प्लस 2 के लिए जब आपने देखा तो 2a माइनस 1, तो ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है 2a माइनस 1, और अगर देखा तो ये मिल जा रहा है प्लस 3, प्लस 3 के लिए देखा तो माइनस 14 माइनस 1, माइनस 14 माइनस 1 कितना हो जा रहा है माइनस 15, और ये क्या होना चाहिए सर, ये होना चाहिए 0 के इक्वल। अगर इसे हम थोड़ा और आगे प्रोसीड करें तो देखो a और ये 4a, तो ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है 5a है ना, क्या इसमें कोई डाउट है? अब ध्यान से सुनिएगा, 7 ये है -2 और ये है -45 है ना। मैं फिर से बोलता हूँ, -45 और -2 कितना होगा सर, ये होगा -47, क्या इसमें कोई डाउट है ना। -47 प्लस 7 कितना होगा -40, तो ये हो जा रहा है 5 है माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो 40/5 दैट्स 8 है ना। सर अगर a की वैल्यू 8 आ रही है तो क्या, मेरा कहना है कि अभी b भी निकालना है, बिल्कुल सर b की भी वैल्यू चाहिए। अब b कहाँ से मिलेगा सर, अगर b चाहिए ना आपको तो आप डेल्टा z निकालो, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमसे कोई कहता है नॉन होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो उसके लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों ही क्या होने चाहिए 0। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का मतलब वही है स्टूडेंट्स, डेल्टा x डेल्टा y या डेल्टा z जो आप कहते हो। तो सर अगर b चाहिए तो b के लिए तो मैं डेल्टा z ही निकालूंगा। क्यों सर डेल्टा z क्यों निकाल रहे हो? अब ध्यान से देखो, अगर आप डेल्टा z निकालोगे तो डेल्टा z में जो शुरू के 2 कॉलम है वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, 1 -2 2 1 1 एंड -7, लेकिन सर डेल्टा z में जो थर्ड कॉलम होगा वो इन कॉन्स्टेंट से रिप्लेस हो जाने वाला है, तो वो होगा 9 b और कितना स्टूडेंट्स 24। क्या बात आपको समझ आई? आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, और उससे फायदा ये होगा कि आप ऑफकोर्स बी निकाल पाओगे। ऑफकोर्स आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई के थ्रू भी सोच सकते थे ये बात, है ना। अब अगर यहाँ से हमने चीज़ें सोचनी चाहिए तो वापस वही एक्सपांशन हम यूज़ करेंगे। सर इस एक्सपांशन में क्या दिख रहा है, अगर इस एक्सपांशन में आप देखें तो वही बात, पहले 1 दिख रहा है, 1 के लिए 24 प्लस 7b, तो ये बन जा रहा है 24 प्लस ऑफकोर्स 7b है ना। फिर -2 के लिए क्या, तो ये हो जा रहा है +2, फिर क्या +2 के लिए 24 का डबल 48 माइनस बी, तो ये हो जा रहा है कितना 48 माइनस बी। और क्या स्टूडेंट्स, अगर लिखा +9, अगर यहाँ लिखा +9 तो 9 के लिए क्या आ जा रहा है, 9 के लिए आ जा रहा है 7 × 2 दैट्स -14 है ना, और कितना -1,
एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप बड़ी सुलझी हुई सी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब अगर यहाँ से हम आगे एवेलुएट करें तो क्या क्या दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखते जाइए स्टूडेंट्स। अगर मैं देखूँ तो लिख ही लेते हैं सारी चीज़ें। 24 है ना, प्लस 7b प्लस 48 का डबल विल बी 96 माइनस 2b है ना। 14 में 1 और ऐड किया तो 15, और 15 का 9 टाइम्स आई थिंक 135 होता है ना, तो हो जाने वाला है -135 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप चीज़ें ध्यान से देखें तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो 7b और 2b ये डिफरेंस हो जा रहा है कितना, 5b। तो सर यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 5b दिखना तय है। अब और क्या बात कर लेते हैं, और एक और छोटी सी बात अगर आप करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, सर 96 प्लस 4 होता है 100, 100 प्लस 20 होता है 120, और अगर 135 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 दिख रहा है, और 15 नेगेटिव का जब उस तरफ जाएगा तो वो जाने वाला है +15। तो b की वैल्यू कितनी आ रही, 15/5 दैट्स 3। तो सर b आता है 3 और a आता है 8। तो 8 माइनस 3 कितना होगा स्टूडेंट? सर a माइनस b जो होगा वो होगा 5। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप बड़ा सिंपल सा सुलझा हुआ सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन था जो हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। आज के डीपीपी का आखिरी सवाल जो कि आपके मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का भी आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है द सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन। इट हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन। पहली बात तो क्या आप देख पा रहे हो सर, सबसे ज़रूरी बात, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, मतलब एक ऐसा ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब जब बात आती है नॉन जीरो सोल्यूशंस की, आपको सीधे सीधे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देना है तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? मैं कहूँगा अगेन आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे बात करिए तो λ-1 यहाँ लिखा हुआ है 3λ+1 और वहाँ लिखा हुआ है आपका 2λ। अगर और आगे बढ़ें तो यहाँ भी आपको दिख रहा है λ-1, यहाँ दिख रहा है 4λ-2 और ये दिख रहा है λ+3। थोड़ा और आगे प्रोसीड किया तो इधर 2, यहाँ 3λ+1 और ये दिख रहा है 3λ-3 ही लिख दें आई थिंक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 3λ-3। और ये जो होना चाहिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 0। आई होप ये बातें आपको याद हैं। अब सर सीधी सीधी सी बात है, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर लीजिए, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएंगी। वो पूछ रहा है सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, है ना। मेरा कहना है एक्सपांड करने से पहले क्या हम चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल आप चाहें तो कर सकते हैं। क्या करेंगे इस पर बात कर लेते हैं। सर लैम्डा में ही चीज़ें दी गई हैं, तो मेरा कहना है कि सर λ-1 यहाँ दिख रहा है, तो एक काम ये कर लेते हैं सर, रो 2 में से रो 3 सब्ट्रैक्ट कर लें तो कुछ बात बनेगी क्या? देखो जैसे ही आप रो 2 पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो क्या मिलेगा, रो 1 एज इट इज ही रख लेते हैं, रो 1 में ज़्यादा चेंजेस नहीं लाते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो एक छोटा सा काम और कर सकते हो स्टूडेंट्स की, रो 1 और रो 3 के भी एलिमेंट्स आपको सेम दिख रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं सर, रो 1 में से लेट्स से हम रो 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या पॉइंट आपको समझ आया? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर रो 1 में से जब रो 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये है λ-1 -2, तो ये हो जाने वाला है λ-3, है ना। फिर अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर 3λ+1 में से 3λ+1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाता है 0। और अगर आगे देखा सो 2λ-3λ इज -λ, है ना। -3 माइनस ऑफ -3 यानी +3, सो 3 -λ हमें यहाँ मिलेगा। सो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 3 -λ, है ना। अब अगर आगे बढ़े तो देखो क्या सर, रो 2 में से भी रो 3 सब्ट्रैक्ट करें तो λ-1 -2 ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो रहा है λ-3, है ना। 4λ-2 में से 3λ+1, सो 4λ में से 3λ λ -2 -1 -3, तो कितना हो जा रहा है सर, ये भी हो रहा है λ-3। बहुत बढ़िया। और λ+3 में से अगर आपने 3λ-3 सब्ट्रैक्ट किया तो λ-3λ -2λ एंड 3 -3 +6, तो आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये हो जाने वाला है -2λ +6। ये कितना होगा, -2λ +6, वेरीफाई कर लेते हैं, -2λ +6। थर्ड रो एज इट इज, तो ये हो जाने वाली है 2 3λ+1 एंड 3λ-3। अब अगर आप चाहें तो एक छोटा सा काम और कर सकते हैं इसे थोड़ा और आसान बनाने के लिए। मेरा कहना है कि सर या तो आप इन दोनों को देख लो ध्यान से, या फिर आप इसे और इसे थोड़ा ध्यान से देख लो। तो बिल्कुल हम एक काम करते हैं, कॉलम 3 में ध्यान से सुनिएगा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। उससे क्या हो रहा है सर, कॉलम 1 तो एज इट इज़ है λ-3 λ-3 2, कॉलम 2 भी एज इट इज़ 0 λ-3 और 3λ+1। लेकिन अब अगर आप कॉलम 3 को देखें तो आपने ऐड किया है, तो λ-3 में 3 -λ ऐड किया तो ये हो जा रहा है 0। आई होप आपको बात नजर आई। यहाँ पे ऐड किया तो लैम्डा और -2λ, तो ये हो जा रहा है -λ, है ना। और 6 -3 है ना, ये हो जा रहा है +3।
अब इसी के साथ अगर आगे प्रोसीड किया तो ये कितना हो जा रहा है 3 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2, तो ये हो जाता है 3 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इज -1। तो सर चीज़ें कुछ ऐसी दिख रही हैं। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी स्टूडेंट। सर अभी एक्सपांड कर लूँ, चीज़ें बहुत सुलझी हुई हैं, आप चाहो तो और भी कर सकते हो बट अननेसेसरीली अब आप कॉम्प्लिकेट ही करोगे। तो थॉट है कि एक्सपांड करते हैं रो 1 के अलावा। तो क्या आपको दिख रहा है सर? एक तो दिख रहा है लैम्डा माइनस 3, इनको लेके सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और लैम्डा माइनस 3 के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो होगा क्या सर? वो दिखेगा लैम्डा माइनस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा सर? यहाँ पर दिखेगा 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3 माइनस लैम्डा। तो क्या इस 3 माइनस लैम्डा को मैं यहाँ से लैम्डा माइनस 3 लिख सकता हूँ? वो बात आपको समझ आई। लैम्डा माइनस 3 एक बार और कॉमन लिया। बाय द वे आई होप ये पॉइंट आप जानते हैं कि हमसे जब भी कोई कहे कि होमोजीनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए इसका जीरो होना ज़रूरी है ना। सर लैम्डा माइनस 3 कॉमन लिया तो दिख जा रहा है लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, और अंदर क्या बच रहा है सर? अंदर बच रहा है 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1। अगर आप नोटिस करें तो क्या आपको नज़र आ रहा है 6 लैम्डा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल, शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से तो लैम्डा की डिस्टिंक्ट वैल्यू की मैं बात करूँ तो लैम्डा की एक वैल्यू तो आई 3, और यहाँ पे 6 लैम्डा 0 के इक्वल रहा तो लैम्डा की एक वैल्यू आएगी 0। तो लैम्डा की वैल्यू आती है 3 एंड 0, और इन डिस्टिंक्ट वैल्यू 3 और 0 का सम किया तो कितना आता है 3, एंड दैट शुड बी दी आंसर। आई होप आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, सारे फॉर्मूले क्लियर हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया, कहीं पर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। आई होप आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन नहीं है। या तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट या हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर एक्सेस कर सकते हैं पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट पर। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग मीडियम, अलग अलग बोर्ड्स को कैटर करते हैं। इसी के साथ कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स IIT JEE नीट, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। अगर इन वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो लाइक ज़रूर करिए स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई भी आप अपडेट मिस नहीं करेंगे, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने की रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, हम चाहते हैं आप इसे उन्हें भी अवेल करवाएं और उन्हें भी इससे बेनिफिट करवाएं। विद दैट स्टूडेंट्स वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।